हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए अपने आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये ना भूलें कि परीक्षा नीति या शिक्षा नीति आज भी लिखित परीक्षाओं पर आधारित मानी जाती है। हाँ, ये अवश्य है कि पूर्ण रूप से हम किताबी ज्ञान को ही सर्वोपरि ना समझें, वास्तविक ज्ञान या जो जीवन पर्यंत या सामाजिक ज्ञान है उससे भी हम जुड़े रहें। यही तो बताया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बिल्कुल, हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है शिक्षा में हेरफेर, लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से शिक्षा जो प्रणाली है उसमें हेर फेर होता है, किस तरह की थोड़ी खामियां हैं जिसके कारण भारतीय जो शिक्षा है वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ी पीछे रह जाती है। और शिक्षा के पीछे रहना अर्थात संपूर्ण राष्ट्र का पीछे रहना, क्योंकि एक एक व्यक्ति से परिवार बनता है, एक एक परिवार से समाज बनता है और समाज ही एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जब कभी एक पिलर भी, यदि किसी बिल्डिंग का एक पिलर भी यदि मजबूत नहीं हुआ तो वो सारी बिल्डिंग को या सारी इमारत को धराशायी कर सकता है। इसलिए शिक्षा वो माध्यम है, शिक्षा वो साधन है जिसको यदि पूर्ण रूप से सही रूप से प्राप्त किया जाए तो हम अपने जीवन में बखूबी प्रत्येक संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़कर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। यही बताने का प्रयास किया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इसी चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन से जुड़ी बहुत सी खास बातें, और उसी के साथ साथ पाठ को पुनः हम पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ ही साथ हम जानेंगे कि और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, या जो भी डाउट्स या जो भी जरा सा भी संदेह यदि आपके मन में आता है तो मैं कहती हूं ना, कृपया प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम उनके उत्तर दे सकें और आपको उन सभी जो डाउट्स होंगे या समस्याएं होंगी उनसे आपका मतलब समाधान प्राप्त हो सके। चलिए तो चलते हैं जीवन परिचय की ओर। नमन करते हैं हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी की। साथ ही साथ इनको गुरुदेव की उपाधि प्राप्त हुई, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इनकी रचना गीतांजलि पर। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 में कोलकाता के जोड़साकों की हवेली में हुआ था। अच्छे भरे पूरे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। इनके पिता ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता और सादा जीवन जीने वाले एक व्यक्ति थे। यूं तो संपन्नता थी, लेकिन संपन्नता का अर्थ यह नहीं था कि बाह आडंबर या दिखावटी प्रवृत्ति हो। सादा जीवन, उच्च विचार। इनकी माता का नाम शारदा देवी था, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। परिवार के 13 बच्चों में सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बचपन में ही टैगोर की माताजी का निधन हो गया, जिसके कारण उनके जो घर के नौकर चाकर थे उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। रविन्द्रनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। वर्ष 1977 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक लघु कहानी भिखारिणी और कविता संग्रह संध्या संघ की रचना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महाकवि कालिदास की कविताओं को पढ़कर ही प्रेरणा ली। कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ना कुछ खास वजह अवश्य होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट, मैं तो इस तरह से जा रहा था लेकिन ये व्यक्ति या ये सज्जन, ये महापुरुष मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि कालिदास की कविताओं को पढ़कर उनको बहुत प्रेरणा मिली, और प्रेरणा के साथ साथ वे ऐसे साहित्यकार हो गए कि वे आज क्या सदियों तक हमेशा अमर रहेंगे। अपने पिता के साथ 1873 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पिता के साथ देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया, और जब विभिन्न राज्यों का दौरा किया तो वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को भी प्राप्त किया। अमृतसर के प्रवास के दौरान उन्होंने सिख समाज से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सिख धर्म कर कई कविताएं और लेखों को भी लिखा। जैसे जहां कहीं भी वे जाते थे तो सिर्फ घूमकर टहलकर या मनोरंजन करके वापस नहीं आ जाते थे। उनसे
गहन अध्ययन करते थे, ऑब्जर्व करते थे और अपने विचारों में समा लेते थे। फिर उन विचारों को पुस्तक पर कलम की सहायता से उकेरते थे और हम सबका इसी तरह से मार्गदर्शन करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त सन 1941 को कोलकाता में ही हुआ। यह भारतीय साहित्य के लिए अभूतपूर्व क्षति थी। भारतीय साहित्य ने एक ऐसे अनमोल रत्न को खोया जो पुनः वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल कोई भी किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकता, परंतु कुछ ऐसे, कुछ खास, कुछ महान, कुछ ऐसे रत्न इस भारत भूमि ने दिए हैं जिनको युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे साहित्यकार हो, और भी बहुत सारे देश के प्रति देशभक्ति की आन बान शान में हमारे भारतीय सैनिक हों, हमारे जितने भी भारतीय वीर सपूत जो बिल्कुल सीमा पर तैनात रहते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, जो अपने आप को प्राथमिकता ना देते हुए, परिवार की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वे भी अमर शहीद होते हैं। ऐसे साहित्यकार हों या स्वतंत्रता सेनानी हों या फिर हमारे देश के वीर जवान, उनको हम शत शत नमन करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी, हमारा जो कर्तव्य है उसको भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति हमारा जो सम्मान है, मान सम्मान की भावना है, वो सदैव बनी रहनी चाहिए। शिक्षा में हेरफेर, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने शिक्षा शास्त्र शिक्षा में हेरफेर के माध्यम से यह बताया है कि आखिर शिक्षा पद्धति या शिक्षा प्रणाली जो है उसमें हेरफेर होने से क्या गड़बड़ हो गया। क्या शिक्षा में ऐसी कोई गड़बड़ियां हैं या ऐसी कोई खामियां हैं, कमियां हैं, जिनके माध्यम से हमारा देश विशाल जनसंख्या के होते हुए भी, अच्छा खासा क्षेत्रफल होते हुए भी, कई विकास की जैसे तकनीकी साधनों के होते हुए भी क्यों पिछड़ा था। उस समय जब उन्होंने रचना की थी तो वो यही सोचते थे और कौन कौन सी कमियां उनको दिखाई दी शिक्षा में, यही उन्होंने इस पाठ के माध्यम से उजागर किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह भी बताया है कि एक बालक जब स्कूल जाता है तो उसको स्कूल में शिक्षक ब्लैंक या कोरा कागज ना समझें या काली स्लेट मात्र ना समझें, क्योंकि स्कूल जाने से पहले भी बच्चा, ये बहुत से वैज्ञानिक हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, बहुत सारे हैं ना, उन्होंने ये बिल्कुल प्रूफ किया था कि स्कूल जाने से पहले भी एक बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को लगभग 5000 से ज्यादा शब्द रहते हैं उसके पास, चाहे उसमें मम्मा पापा कुछ भी हो, मम्मा पापा या छोटे छोटे शब्द, लेकिन उसको कोरी किताब समझना शिक्षक की भूल होगी। और हम क्या चाहते हैं, मतलब पद्धति के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या चाहती है कि बस ये आया है, ये कुछ नहीं जानता, हम इसमें लिख देंगे। तो ये भूल ना की जाए, वो बहुत कुछ जानते हैं, पहले उनकी जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि आखिर वो क्या क्या जानते हैं। जो जानते हैं वो सही है या उसको सही कैसे किया जा सकता है, उसको बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि किसी को समझाने से पूर्व उसको समझना होगा। आइए चलते हैं। महान शिक्षा शास्त्री एवं साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध में भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। खामी मतलब कमियां। उनका मानना है कि मानव जीवन का उद्देश्य निश्चित नियमों में आबद्ध कर देना नहीं होता, बल्कि सर्वोत्तोन्मुखी विकास करना होता है, मतलब सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट। किंतु दूषित शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ का अवसर ही नहीं दिया जाता। बस स्ट्रक्चर्ड रूप में कि बस आपको यही किताब पढ़ना है, आपको इसी तरह से पढ़ना है, आपको यही उत्तर लिखना है, तो वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक वो सोच ही नहीं सकता और बस किताबी ज्ञान के साथ साथ वो रट्टू तोता बनकर रह जाता है, जिससे उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। पाठ का अवसर, जिस कारण बच्चे की चेतना का विकास नहीं होता, ठीक है, और आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वो बालक ही रहता है। भले ही वो बढ़ता जाए, क्लास में प्रमोट होता जाएगा, लेकिन उसे किताबी ज्ञान के अलावा दैनिक जीवन से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। लेखक का यह भी कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें परीक्षा पास कर लेना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे बच्चों को व्याकरण, शब्दकोश या भूगोल के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। या तो यही होता है, आपको यही करना है, ये फैक्ट है, आपको यही पढ़ना है, यही सीमा है, आपको यहीं तक जाना है, बस बस बस,
यही उनको सिखा दिया जाता है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का उनको अवसर ही नहीं मिलता। तो ये जो शिक्षा प्रणाली थी उस समय, उन्होंने यही वर्णन किया है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, उस समय की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत फर्क आ चुका है, बहुत अंतर आया है, आगे तो और भी अंतर आने वाले हैं। साथ ही दूसरे देशों में बालक जिस आयु में अपने नए दांतों से बड़े आनंद से गन्ना चबाते हैं, 5-6 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं, क्योंकि नए दूध के जो दांत रहते हैं वो 6-7 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं और नए दांत आने लगते हैं। तो जिस वर्ष में विदेशी बच्चे गन्ना चबाते हैं, मतलब उनकी मजबूती, उनकी बुद्धि की बड़ाई करते हुए लेखक ने कहा है। और उस हमारे स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टीचर्स की डांट खाते हैं या उनकी बातों को हजम करते हैं, जिससे उनकी मानसिक जो शक्ति रहती है उसका ह्रास होता रहता है, वो नाश होती रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होता। हम उसी को कंठस्थ करते हैं जो अति आवश्यक है। इससे काम तो हो जाता है लेकिन उसका विकास नहीं हो पाता, और हम सिर्फ काम, मतलब ये करो, लिख दिया 5 में से 5 नंबर, वो टॉप आ गया। एक स्टूडेंट ने यदि अपनी सोच समझ के अनुसार उत्तर लिखा है, नहीं तुमने ये क्यों लिखा, नंबर कट गए। तो किसको प्रशंसा मिली, जो रट्टू तोता था। किसको दुत्कार मिला, जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो ऐसे में अपनी बुद्धि का विकास कैसे हो पाएगा। इससे काम तो हो जाता है लेकिन उसका विकास नहीं होता। लेखक की मान्यता है कि आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति और चिंतन शक्ति भी सबल होती है ग्रहण करने की। जब कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जब मन किसी कार्य का नहीं होगा तो हमें कोई भी कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुना दे, हम ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे यदि भूख लगी होगी तो हम कुछ भी बन जाए बड़े मजे से खाएंगे, बड़े चाव से खाएंगे, और वहीं पर यदि पेट भरा हुआ तो कोई कुछ भी थाली में परोस ले, मजा नहीं आया, हाँ ठीक है, बस यही कहा जाएगा। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति तथा चिंतन शक्ति सबल होती है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। शब्द विन्यास तथा पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं है, ठीक है। इससे अपरिचित होने के कारण बच्चों के मन में कोई स्मृति जागृति नहीं होती। अंग्रेजी में कुछ भी समझाया जाए, बस आप सुनो, अब उसको स्टूडेंट कोरिलेट नहीं कर पाता। वहीं पर यदि भारतीय भाषा हिंदी की हम बात करें तो कम से कम यदि गाय, तो गाय से छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा गाय देखिए तो वो समझ जाएगा हाँ गाय ऐसी होती है, ठीक है। अब खेत और खलिहानों की बात करें तो क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा राज्य, तो उस प्रकार से यदि देखा जाए तो वो समझेगा अच्छा ये खेत खलिहान, तो वो अपने आप से या परिवार की बात करें तो स्वयं से वो कोरिलेट कर पाता है। लेकिन यदि दूसरी भाषा या अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो उसको कनेक्शन ही नहीं पता। तो जो किताब में लिखा है बस उसको वही सुनना पड़ता है, वही समझना पड़ता है, वही रटना पड़ता है, वही परीक्षा में लिख के पास होना पड़ता है। तो जिससे उसकी बुद्धि का विकास ही नहीं होता, कोई इमेजिनेशन ही नहीं कर पाता, वो कुछ इमेजिन नहीं कर पाता, और जिससे कोई चित्र प्रस्तुत नहीं हो पाते। अंधभाव से उसका मन अर्थ को टटोलता ही रह जाता है कि अच्छा क्या क्या। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी है कि नीचे वर्गों में पढ़ाने वाले शिक्षक अल्पज्ञ होते हैं। वे ना तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, या अध भर गगरी छलकत जाए। अब यहां पर बात है कि शिक्षा प्रदान करना। यहां पर हम एक और बात कहना चाहेंगे कि कोई भी आता है और अपनी राय देकर चला जाता है। फ्री की राह, फ्री की सलाह, कोई नहीं मांग रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, फिर भी भाई देखो ये जो तुम कर रहे हो बड़ा गलत है, ऐसा ना करके तुम ऐसा कर लो। एक और आएगा वो अपनी राय दे जाएगा, मतलब राय देते रहते हैं। अरे भाई क्यों। ठीक यहां पर उन्होंने शिक्षा पद्धति पर भी करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा प्रदान करते हैं यदि उनको ही उससे संबंधित जानकारी नहीं होगी तो वो किस तरह से उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, स्टूडेंट को नहीं कर पाएंगे। बस तो वो उसको टाइम पास या मनोरंजन की दृष्टि से आए, हंस खेल कर चले गए। वे बच्चों को पढ़ाने के बदले मन बहलाने का काम सफलता के साथ करते हैं। लेखक दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, खेद मतलब दुख, ये लिखा है खेद, खेद का अर्थ होता है दुख। लेखक खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अंदर और बाहर दो उन्मुक्त विचार रहते हैं, जहां से वह जीवन, बल और स्वास्थ्य
संचय करता है, वहां बालकों को एक विदेशी कारागृह में बंद कर दिया जाता है। जबकि यदि उसको स्वतंत्र, गुरुदेव के आधार पर यदि बच्चे को स्वतंत्रता के साथ छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा उसको देखो तो आखिर वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको बस, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि बस उसको एक स्लेट नहीं तो मान लो पेन और कॉपी है, पेन और कॉपी पकड़ा दो, जो समझ में आए उसको करने दो। मत कहो कि सिर्फ तुम यही लिखो, मत कहो कि तुम सिर्फ यही लिखो, उसको जो समझ में आ रहा है करने दो ना। कुछ भी करेगा तो कुछ तो कर रहा है, उसको करने दो। उसके बाद वो अपने आप जब कलम पकड़ना सीख जाएगा तो अक्षरों को लिखना सीख जाएगा। लेकिन कलम पकड़ने से पहले हम क्या कहते हैं, ये आ बनाया है, ठीक है, अब इस पर तुम आ बनाओ, इस पर फेरो भाई, पेन चलाते रहो। अब वो इधर से फेर रहा है, इधर से या इधर से, कैसे नहीं पता। वो सोच, जहां से उसको समझ में आएगा वहां से शुरू करेगा। उसे क्या पता कि शुरू यहां से करना है, नहीं पता। समझ में आया? तो यहां पर बात यह है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अंदर और बाहर दो उन्मुक्त विचार क्षेत्र हैं। जहां से वह जीवन, बल और स्वास्थ्य संचय करता है, वहीं पर बालकों को एक विदेशी कारागृह में बंद कर दिया जाता है। कारागृह मतलब जेल जैसा, जिस कारण साहित्य की कल्पना, राज्य का द्वार उनके लिए अवरुद्ध हो जाता है। ना तो वो अपनी बुद्धि का विकास कर, अवरुद्ध मतलब बंद हो जाता है, ठीक है, और ना ही वो अपना पूर्ण विकास कर पाता। साथ ही साथ लेखक ने यह भी तर्क दिया है कि जिस शिक्षा में जीवन नहीं, आनंद नहीं, अवकाश नहीं, नयापन नहीं, जहां हिलने डुलने तक का स्थान नहीं, ऐसी शिक्षा की शुष्क, कठोर संकीर्णता में क्या बालक कभी मानसिक शक्ति, चित्त का प्रसार या चरित्र की बलिष्ठता प्राप्त कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। वह तो केवल रटना, नकल करना तथा दूसरों की गुलामी करना ही सीख पाएगा। जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का होना आवश्यक माना गया है। लेकिन हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होती। रट्टू तोता। लेकिन और एक बात, अब जो ये जो चैप्टर लिखा है वो उन्होंने अपने समय में जो ऑब्जर्व किया उस आधार पर लिखा है, लेकिन आजकल की शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब स्टूडेंट सेंट्रिक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, साथ ही साथ अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की भी आज़ादी है और अपने हुनर के अनुसार शिक्षा या विषय भी सभी विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भी जो अभी आगे आने वाले सत्र में चेंज होने वाला है वो तो आपके लिए और सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी नीरस ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आपके लिए तो कई रास्ते खुल गए हैं, कई रास्तों पर चलकर आपकी मंजिल की तरफ आप बढ़ पाएंगे। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने मस्तिष्क का संपूर्ण विकास कीजिए, अच्छे से सोचिए, पढ़िए, खाइए, पिए, खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए और ध्यान केंद्रण के साथ पढ़ाई भी कीजिए। आप देखिए, क्योंकि बाल्यकाल से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान नहीं चाहता, इसलिए बाल्यकाल से ही बच्चों की स्मरण शक्ति पर बल ना देकर चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति को स्वतंत्र रूप से परिचालित करने का अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए, ताकि नीरस शिक्षा में जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ ना हो। शिक्षा को उबाऊ ना बनाया जाए कि बच्चे नींद आ रही है, शिक्षा को बोरिंग ना बनाया जाए, हाँ क्या, ऐसे नहीं आना चाहिए। मतलब सब कुछ ऐसे बिल्कुल विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सभी प्रकार से उसका भी भागीदारी होना चाहिए। एक एक स्टूडेंट पर उसको नाम के साथ संबोधित करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी आपको नाम के साथ बुला सकूं। बड़ा अच्छा लगता है जैसे कि हम एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, फेस टू फेस हमारी चर्चा हो रही है, ठीक है। लेखक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बर्बर जातियों के लोग शरीर पर रंग लगाकर अपना शरीर के साथ विभिन्न अंगों को गोदकर गर्व का अनुभव करते हैं, जिससे उनके स्वभाव, स्वास्थ्य, उज्ज्वलता और लावण्य छिप जाते हैं, उसी तरह हम भी विलायती का लेप लगाकर, विलायती मतलब विदेशी,
दंभ करते हैं और हमें क्या लगता है कि अन्य भाषाओं का प्रयोग करने से हम तो बड़े बुद्धिमान हो गए। अरे जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता या अपने परिजनों का सम्मान नहीं कर सकते और वो जाए तो दूसरों के सामने नतमस्तक रहे, तो क्या लोग उसका सम्मान कर पाएंगे? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मंदिरों में जा रहे हैं, देवी माँ को चुनरी चढ़ा रहे हैं, हार फूल मालाएं जय जयकारे लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, एक टांग पर खड़े होकर उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन घर में माता या माँ दुखी है, वो आंसू बहा रही है, क्या देवी माँ या माँ गौरी प्रसन्न होगी? कदापि नहीं। तो यहां पर बात यही है कि हम विलायती शिक्षा या विलायती या विदेशी सभ्यता को अपनाने वाले को क्यों बढ़ाते हैं भाई? हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? हमें बेशक हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सर्व सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म का, जाति का, सबका। परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपना ही सम्मान ना करें। अपने परिवार और हम जो है प्राथमिकता हमें स्वयं को और परिवार को देनी चाहिए, तब जाकर हमें दूसरों से सम्मान प्राप्त होता है और हम अपनी ही कीमत अपने माध्यम से ही तय करते हैं। हम चाहें तो अपनी कीमत गिरा दें, हम चाहें तो अपनी कीमत बढ़ा दें। इसलिए बाल्यकाल से ही भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की भी व्यवस्था हो और भाव के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारा व्यवहार सहज, मानवीय तथा व्यवहारिक हो सकता है। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि जिस भाव से हम जीवन निर्वाह करते हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है। शिक्षा में शिक्षकों की और शिक्षा प्रणाली की अत्यंत जो आवश्यकताएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया है। इतना ही नहीं, जिस समाज के बीच हमें जीवन बिताना है उस समाज का कोई उच्च आदर्श हमें शिक्षा प्रणाली में मिलता ही नहीं है। जिस तरह से हमें जीवन बिताना है ऐसा तो कहीं पता ही नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा उस बालक को कि बड़े होकर मुझे कौन से कर्तव्यों का पालन करना है, क्या मुझे करना है, कौन सी बातों पर चलकर मैं अपने आप को सभ्य नागरिक बना पाऊंगा? उसको तो बस रट्टू तोता बना दिया जाता है। फिर कैसे होगा विकास स्वयं का, परिवार का और समाज का? हमारी शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। हमारी यह शिक्षा किसी एक ही व्यवसाय तक सीमित रहती है, संपूर्ण जीवन के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं होता। इसी कारण एक व्यक्ति यूरोपीय दर्शन, विज्ञान तथा न्याय शास्त्र का पंडित तो दूसरी ओर सारे का पोषण भी करता है। फलतः विद्या और व्यवहार के बीच एक दुर्भेद्य व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यवधान मतलब समझते हो? रुकावट, जैसे स्पीड ब्रेकर्स बने रहते हैं रास्ते में, दोनों में सुसंलग्नता निर्मित नहीं हो पाती। परिणाम यह होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। हमारी पुस्तकीय विद्या उसकी विपरीत दिशा में जीवन को निर्देशित करते हमारे मन में उस विद्या के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा का जन्म हो जाता है, जिसके कारण हम उस पर ना तो ध्यान देते हैं ना ही उस पे अपना पूरा लगन या फोकस कर पाते हैं। जिसको हम सम्मान नहीं देते उसकी बातों पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम अपनी ही भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो उसको ऐसा, बस यहीं से शुरू होता है मूल्य और अवमूल्यन। हमें अपनी वैल्यू को, अपने मूल्य को खुद तय करना है कि हम किस श्रेणी में अपने आप को रखेंगे, अपने परिवार को रखेंगे, अपनी भाषा को रखेंगे, अपनी संस्कृति को रखेंगे, अपने हुनर को रखेंगे या अपने टैलेंट को या अपने व्यवसाय को। हम किसी भी फील्ड में हो अपने आप को कम नहीं समझना है भाई, क्योंकि कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड में जाता तो बाकियों का क्या होता? मान लीजिए सब डॉक्टर्स बन जाएं तो बाकी काम कौन करेगा? बाकी भी बहुत काम है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। हम सोचते हैं कि वह विद्या एक सारहीन वस्तु है और समस्त यूरोपीय सभ्यता इसी मिथ्या पर आधारित है। इस तरह जब हम शिक्षा के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है। हमारे चरित्र पर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिणाम में नहीं पड़ता तथा शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए शिक्षा और जीवन में सामंजस्य निर्माण करने की समस्या आज हमारे लिए सर्वप्रधान विचारणीय विषय है। तात्पर्य यह है कि भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि ना होने से यूरोपीय विचारों से हमारी यथार्थ संसर्ग नहीं होता। दूसरी बात, जिन लोगों के विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता वे अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं और उसके प्रति उनके मन में अवज्ञा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। जहां प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान होगा वहीं तो लगाव होगा। जहां ये सब भावना नहीं है वहां बस यूं ही काट रहे हैं। बस निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि हेर फेर
दूर होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा, हम शिक्षा का सही उपयोग करना होगा। यदि नहीं कर पाते तो इस कारण हमारे जीवन में दैन्य है या दुख है या दर्द है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। हाँ, इसलिए हमें क्षुधा के साथ अन्न, गीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन का सामंजस्य, एडजस्टमेंट, तालमेल, कोऑर्डिनेशन होने से समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। कोई भी रिश्ते नाते, हमने एक और चैप्टर पढ़ा था ना, कौन सा था वो, लीलावती, जिसमें थी सूखी नदी का पुल। याद आया कि किस तरह से उन्होंने रिश्ते नाते को बचाने के लिए अपनी जो जायदाद थी या भूमि थी, 5 एकड़ जमीन भी अपनी धाय माँ को दे दी थी। जहां बात रिश्तों की हो, जहां बात हमारे परिवार की हो, जहां बात हमारी मातृभाषा की हो, तो वहां अपने आप को आगे रखना होगा, तभी दूसरे हमारा सम्मान करेंगे। तो आशा करती हूं ध्यान से सुना है तो समझ में भी अवश्य आया होगा। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक इंश्योरेंस, कहाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। और किसी तरह से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही मजबूती के साथ बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।